पुनः कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर जो कि आदर्श प्रश्न पत्र है, मतलब एक प्रकार का कहना चाहिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमको समझना है कि किस प्रकार से जो है व्यवसाय अध्ययन में प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए समय जो है 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। इसमें अंकों का आवंटन किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। 1 से लेकर 4 जो प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो है 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 5 से लेकर 8 तक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर जो है हमको एक शब्द में देना है या केवल एक वाक्य में उत्तर लिख करके देना रहेगा, इसमें भी 1 अंक आवंटित रहेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 9 से लेकर 13 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो नंबर रहेगा, अंक रहेगा, वो 3 नंबर का होगा और इसमें जो है शब्द सीमा 40 शब्द की होगी। 40 शब्द मतलब आप 4 लाइन तक आप लिखेंगे तो वो 40 शब्द के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 14 से लेकर 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 14 से लेकर 19 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है नंबर जो होगा, अंक जो आवंटित होगा वो 4 अंक का होगा और इसकी उत्तर की जो सीमा होगी वो 60 शब्द की होगी। 60 शब्द में आपको लिखना है, मतलब मान के चलिए एक लाइन जो है आपका 10 शब्द के ऐसा आभास करके आपको चलना है तो करीबन 5-6 लाइन आप लिखेंगे। 6 लाइन 7 लाइन जैसे आपका उत्तर है उस हिसाब से आपको पूरा उत्तर को उसमें फुलफिल करना है, क्योंकि आपको पूरी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर आपको जो है उसका उत्तर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों पे जो है प्रत्येक में एक विकल्प रहेगा, अथवा करके एक विकल्प होगा। उस विकल्प को भी आप देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऊपर का अगर क्वेश्चन नहीं बनते तो उसका विकल्प का जो क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक आवंटित रहेंगे और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो है 120 शब्द सीमा जो है 120 रहेगी। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी दीर्घ उत्तरीय है लेकिन इनकी जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द की रहेगी। ठीक है, इसमें आंतरिक विकल्प होंगे, मतलब एक अथवा करके एक क्वेश्चन जो है और अलग से मिलेगा जिसमें प्रत्येक में जो है 6 अंक आवंटित रहेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को हल करते जाना है। परीक्षा में जब भी बैठते हैं तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप एक घड़ी लेकर के अपने कलाई पर एक घड़ी पहनिए और उसके हिसाब से जो है समय को आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को हल करना है। क्या होता है, स्टूडेंट जो है शुरू में जो है जिन क्वेश्चन को जानते हैं उसको लिखते हैं, लेकिन उस शब्द सीमा के परे हो जाते हैं, शब्द सीमा से भी ज़्यादा शब्द में लिखते हैं, जिसके कारण जो है अन्य क्वेश्चन के ऊपर जो है उनका समय कम पड़ जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। समय को विशेष ध्यान में रखकर और जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतने को ही आप बढ़िया से डील करिए, अच्छे से लिखिए, ताकि आपका समय जो है बचे और सभी प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से हल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। ये 4 आपको जो है विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्प के आधार पर आपको जो है वहां पर चयन करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रश्न क्रमांक 1 का फिर उसका आंसर अ ब स करके उसके बाद आपको ये वाला जो भी रहेगा उसको आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। 4 क्वेश्चन 4 प्रकार के दिए हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 5, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। कौन सा वित्त का सबसे सस्ता स्रोत। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम वर्ण क्या है, चरण क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में भर्ती के किसी एक बाह्य स्रोत का नाम लिखिए। भर्ती का कौन सा बाह्य स्रोत है उसका नाम लिखना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, उत्पाद के परिवहन को सुगम बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं लिखिए। उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, उदारीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में हमको बताना है।
प्रशिक्षण और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अल्प पूंजीकरण के कोई 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। सेबी के क्या उद्देश्य हैं, कोई 3 बताइए। टेलर के प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा यहाँ पर आ सकता है प्रश्न में, प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल द्वारा बताए गए किन्हीं 4 प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को मितव्ययी क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, एक संगठन में नियंत्रण के कोई 4 महत्व लिखिए। अथवा में है, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करने में एक संगठन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई 4, मतलब 4 आपको यहाँ पर कारण बताना है, या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उनको आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में देखिए, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा यहाँ पर हो सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, एक अच्छे विक्रेता के 4 गुण लिखिए। अच्छे विक्रेता क्या क्या गुण हैं उसको लिखना है 4 ठो। या फिर एक अच्छे ब्रांड के कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 19 में है, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हैं, कोई 4 लिखने हैं। व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को लिखिए, कोई 4। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न में। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है प्रबंध कला है और विज्ञान है, दोनों के संबंध में आपको तर्क प्रस्तुत करना है। फिर लास्ट में प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, उसके संबंध में आपको यहाँ पे तर्क देना है। फिर समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, कोई 5। अथवा प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 5 उपाय लिखिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले 5 महत्वपूर्ण घटकों को स्पष्ट कीजिए। अथवा लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए, कोई 5। नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए, कोई 6। नियोजन की कौन कौन सी सीमाएं, उन कोई 6 को पॉइंट को आपको लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं अथवा में जो दिया है, एक उपक्रम में नियोजन करने के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए, कोई 6। नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए, कोई 6। या फिर उद्देश्य को समझाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 24 में है, अनौपचारिक संगठन एवं औपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 6। या फिर केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं, कोई 6 लिखिए। या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किन्हीं 6 उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको भी आप हल कर लीजिए। ये परीक्षा में आने की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी साथ में आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, एक सेट और है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो अंक आवंटन वो उसी प्रकार से है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी। अब इसको आपको ध्यान देना है। नियोजन होता है, क्या होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी अवधियों के लिए, इसको देखना है। फिर उसके बाद नियोजन प्रबंध का चरण है, प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक। विकास का उद्देश्य, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, उपरोक्त सभी। फिर है अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम क्या है। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है। नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों में से किसी एक को बताइए। विक्रय संवर्धन का कोई एक उद्देश्य बताइए। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, इस कथन को समझाइए। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश को समझाइए। प्रशिक्षण के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। एक आदर्श वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए। प्राथमिक बाजार की विशेषताएं समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध के निर्माता को क्या लाभ है ये बताइए। या फिर यह आएगा, आदेश की एकात्मकता
और निर्देश की एकात्मकता में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ को समझाइए या फिर प्रशिक्षण की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में नियंत्रण की सीमाओं को बताइए, कोई 4, या फिर नियंत्रण की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर आप वित्तीय बाजार की अवधारणाओं तथा विशेषताओं को समझाइए। पैकेजिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है पैकेजिंग क्या है, इसके किन्हीं 4 कार्यों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबलिंग के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों का वर्णन कीजिए, अथवा उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। प्रश्न क्रमांक 20, समन्वय प्रबंध का सार है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 21 में एक अच्छे नेता के गुणों को समझाइए, या फिर प्रबंध में अभिप्रेरण का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए, या फिर पूंजी संरचना के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, नियोजन करते समय प्रबंधक किन किन मुख्य बातों का विचार करता है। नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। कार्यात्मक तथा प्रभागीय संगठन ढांचे के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के त्रिस्तरीय तंत्र को समझाइए, जिनकी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में की गई है, अथवा उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से जो है तैयारी कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन इसी पैटर्न के होंगे। ये जो है आप जो देख रहे हैं ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप जो है जितने भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ इन क्वेश्चन को भी अच्छे से आप देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और आपका जो पेपर है वो अच्छे ढंग से आप परीक्षा में हल कर सके। समय का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय जो है व्यवसाय अध्ययन के पेपर में समय की कमी पड़ जाती है, और जो है लिखने में थोड़ा स्पीड जरूरी है। लिखते समय आपको ध्यान देना है कि स्पीड से लिखेंगे, समय को मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं तो आपको जो है जितने क्वेश्चन रहते हैं उन सब क्वेश्चन को हल करने में समय का अभाव होगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे, और परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।